बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 5 स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 का आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पेज नंबर 36 तक टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन तक पढ़ा था। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो पॉलिनेशन है वो क्या है, व्हाट इज़ पॉलिनेशन। एंथर का यानी मेल पार्ट, एंथर का स्टिग्मा फीमेल पार्ट पर जाके उसमें एंथर में जो पोलन ग्रेन्स मौजूद हैं उनका फीमेल पार्ट स्टिग्मा पर जाके चिपकना, अटैच होना पॉलिनेशन कहलाता है। फिर हमने इसकी 2 टाइप्स डिस्कस की थी पॉलिनेशन की, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि एक ही स्टॉक पर 2 फ्लावर लगे हुए हैं, उसी में से एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स यानी जो एंथर में मौजूद हैं वो दूसरे फ्लावर के उसी स्टॉक के दूसरे फ्लावर पर जाके स्टिग्मा के साथ स्टिक होंगे, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में हमने पढ़ा कि 2 फ्लावर हैं सेम ही काइंड के, जैसे रोज़ प्लांट है बट उनकी स्टॉक डिफरेंट है। पहले स्टॉक पे जो फ्लावर हैं उनके एंथर में जो पोलन ग्रेन्स मौजूद हैं वो दूसरे फ्लावर रोज़ के ही जो है प्लांट है उसके स्टिग्मा पर जाके स्टिक होगा, जो कि अलग स्टॉक पे मौजूद है, उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यानी फ्लावर की काइंड सेम है, फ्लावर सेम है बट दूसरी स्टॉक पर मौजूद है। आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होती है। नंबर 1 पॉइंट हमारा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नस्ल की अफजाइश करना, ठीक है। रिप्रोडक्शन 4 सिलेबल है, इसका मतलब होता है अफजाइश नस्ल, अफजाइश नस्ल या नस्ल को बढ़ाना। जैसे स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कैट है तो उसके जो यंग वंस हैं उन्हें हम किटन्स कहते हैं।
इसी तरह जब वो किटन्स बड़े होके कैट में चेंज हो जाते हैं यानी एडल्ट हो जाते हैं तो फिर आगे से उनकी नस्ल यूँ बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। हम चूँकि फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसमें फ्लावर के हिसाब से पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनकी अफजाइश, उनकी जो नस्ल है वो किस तरह आगे बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले यहाँ पैराग्राफ दिया गया है पेज नंबर 36। द मेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। इस लाइन का मतलब ये है कि एक लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, रिप्रोडक्शन का डिफरेंस है। क्योंकि जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, नस्ल को आगे नहीं बढ़ा सकती। जैसे ये बुक है, ये डेस्क है, ये चेयर है, ये जहाँ पड़ी हैं वहीं पे ही पड़ी रहेंगी। ये मूव नहीं कर सकती, ये ग्रो नहीं करती, ये खा नहीं सकती, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। हम लोग हैं लिविंग थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपके पेरेंट्स से आप लोग जो हो पैदा हुए, फिर आपके बहन भाई हैं छोटे, इसी तरह जो आपके दादा हैं उनके अब्बू, जो आपके अब्बू हैं ज़ाहिर है उनके बेटे हैं, इसी तरह आप अपने अब्बू के बेटे हैं। तो इस तरह ये रिप्रोडक्शन जो है यानी कि नस्ल की अफजाइश चलती आ रही है और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। और इसकी डिटेल स्टूडेंट्स आप रिप्रोडक्शन की कि एनिमल्स में, ह्यूमंस में कैसे होती है ये आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो मेन डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में, यानी जो चीज़ें सांस लेती हैं, ग्रो करती हैं, मूव करती हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, तो ये मूव भी करते हैं और ये ग्रो भी करते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ लिविंग थिंग्स इज लिमिटेड। जो ज़िंदगी का दौरानिया है, जो ज़िंदगी उनकी गुजर रही है लिविंग थिंग्स की, वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, सूनर और लेटर यानी जल्द या बाद में, दे डाई, ये मर जाएंगे। जैसे अब आप ये देखिए कि आप कुछ लोग यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, और अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें यानी जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और उनके आगे से ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो उनकी डेथ हो चुकी है। यानी ये सीरीज़ अल्लाह ताला की तरफ से चलती आ रही है। देखिए आप, अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, जिनमें से देखिए आप सिलसिला शुरू होता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। तो हज़रत आदम के बाद उनके बेटे, उनसे नस्ल बढ़ती गई आगे, उनकी डेथ हो गई, फिर उनके बेटों की नस्ल आगे बढ़ी, फिर उनकी डेथ हो गई। इस तरह चलते चलते ये जो है वो चेन चलती आ रही है, जो कि पीछे से जहाँ से नस्ल शुरू हुई थी यानी जो एंसेस्टर्स हैं वो उनकी डेथ होती गई और आगे ये चलता जा रहा है सिलसिला। और आप सब जानते हैं जैसे कि एक दिन क़यामत आएगी और उस दिन जो है वो कोई भी मतलब इस दुनिया के ऊपर मौजूद नहीं होगा, अल्लाह ताला उन्हें दोबारा ज़िंदा करेगा। तो ये एक सिलसिला चलता आ रहा है जो कि रिप्रोडक्शन हो रही है। रिप्रोडक्शन यानी कि नस्ल की अफजाइश होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो पीछे की बात करें तो पीछे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं जैसे, तो किसी के हयात हैं, किसी के नहीं हैं। तो इस तरह ये सिलसिला चलता जा रहा है। द लिविंग थिंग्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स। जो जानदार चीज़ें हैं उनमें ये एक खसूसियात है, दे प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर काइंड सो डैट देयर जनरेशंस कंटिन्यूस, जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी ये एक सिलसिला चलता आ रहा है जिसमें ये लिविंग थिंग्स के पास एबिलिटी है कि वो अपनी ही तरह के आगे यंग वंस यानी जो हैं बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे आप देखिए एलिफेंट है तो उसके बच्चे हैं वो बड़े होकर बिल्कुल एलिफेंट की तरह होंगे, फिर उससे आगे उनकी नस्ल बढ़ती जाएगी। कैट की बात करें तो छोटे किटन्स हैं, फिर एडल्ट होके कैट बन जाएंगे वो। इसी तरह हैन की बात करें तो उसके जो चिक्स हैं वो जब एडल्ट होंगे तो वो हैन बन जाएंगे। उनमें से कुछ जो है वो
जिनमें से मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगी, और इस तरह उनकी नस्ल आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरह ये जनरेशन कंटिन्यू करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितनी टाइप्स की है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका मतलब है जो इसमें नस्ल की अफजाइश होगी वो किसी सिंगल पेरेंट से होगी, यानी वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी, यानी इसमें कोई एक सिंगल पेरेंट भी इन्वॉल्व होगा तो उससे नस्ल आगे बढ़ सकती है। बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल both are involved in sexual reproduction. एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट से हो सकती है, वो मेल भी हो सकता है या फीमेल, मेल या फीमेल। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके लिए मेल और फीमेल यानी ऑपोजिट जेंडर का होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इसकी भी डिटेल जो है आप ह्यूमंस में, एनिमल्स में, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे प्लांट्स के हवाले से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद है जिसमें कोई एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो मेल भी हो सकती हैं और वो फीमेल भी हो सकती हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरह किसी एक चीज़ से, वो मेल ऑर्गन भी हो सकता है, फीमेल भी, उस पार्ट से प्लांट ग्रो करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, पेज नंबर 37, एक्टिविटी 3.2। Cut the rose stem into 2 or 3 pieces. Now plant one piece of stem in the soil of a pot. At least 2 nodes of stem should be inside the soil, while there should be bud on the part which is above the soil. Before planting the piece of stem, remove its leaves. Then pour water in the pot. After few days, you will see that new leaves have appeared on the stem. This process is called stem cutting. स्टूडेंट, यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उन्होंने एक तो बताया है स्टेम कटिंग के बारे में। आपने क्या करना है, एक रोज प्लांट लेना है। रोज प्लांट को लेने के बाद उसकी आपने एक स्टेम काटनी है, यानी उसका तना काटना है, और उसे एक खाली पॉट में जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, सॉइल है, उसमें लगा देना है। और उसके लीव्स को साइड से आपने उतार देना है, रिमूव कर देना है, और उसके बाद आपने रोज़ाना उसे पानी देना है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि एक नया रोज प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। तो इसे हम कहते हैं स्टेम कटिंग। यानी किसी भी प्लांट की, जैसे रोज प्लांट है, इस प्लांट की अगर स्टेम काट के हम दूसरे प्लांट में लगा दें तो इस तरह इसकी रिप्रोडक्शन हो सकती है, इसकी नस्ल को हम आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जैसे आपके पास एक पूरा रोज प्लांट है, आप उसकी एक स्टेम कट करते हो, 2 स्टेम कट करके न्यू प्लांट्स पॉट्स में लगा देते हो, तो उससे देखिए एक प्लांट से 2 नए प्लांट बन गए, जिसे हम स्टेम कटिंग कहते हैं। यानी इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेम कटिंग। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन only one plant produces new plant. देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
एक प्लांट से हम बहुत सारे नए प्लांट्स बना सकते हैं। तो इस रिप्रोडक्शन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स डू नॉट टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक तो ये कि इस रिप्रोडक्शन में एक प्लांट से कई नए प्लांट्स ग्रो कराए जा सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें या तो रूट्स या स्टेम इनकी इन्वॉल्व होती हैं, जिससे जो है वो नए प्लांट्स बन सकते हैं। Roots, stem and leaves give rise to new plant. The plants produced from these parts have a great similarity with the parent plant. अब स्टूडेंट थर्ड पॉइंट क्या है कि हम इस रिप्रोडक्शन के ज़रिए जितने भी नए पौधे बनाएंगे वो सेम उसी तरह होंगे जिस तरह हमने पुराने पौधों से उनके कुछ पार्ट्स को लेके नए पौधे बनाए हैं। जैसे आपने एक रोज़ प्लांट की स्टेम काटी है और उसे पॉट में लगाया तो सेम उसी तरह का ही प्लांट उगेगा, यानी अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बात भी कॉमन है कि जितनी रिप्रोडक्शन होगी प्लांट्स की वो सेम अपने पेरेंट प्लांट की तरह होंगे। वो उसमें रोज़ की कैटेगरी आ सकती है, जैसे आपने रेड रोज़ लगाया है, रेड रोज़ लिया, उसकी आपने स्टेम काट के नए पॉट में डाल दी और उससे जब वो उगेगा पौधा तो वो रेड रोज़ ही उगेगा अपने पेरेंट प्लांट की तरह। स्टूडेंट अब इसमें एक तो मैंने आपको बताया स्टेम कटिंग, सेकंड है लेयरिंग। सेकंड क्या है? लेयरिंग। स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में मैं आपको बता रही हूँ स्टेप। स्टेम कटिंग में आपने स्टेम काट के एक प्लांट की दूसरे पॉट में लगानी है तो उससे न्यू प्लांट उग जाएगा। अब लेयरिंग पढ़ते हैं, लेयरिंग क्या है। Often some branches of shrubs become buried in the soil. It is called layer. स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक प्लांट है, उसकी साइड से ब्रांचेस निकल रही हैं। अब क्या हुआ कि वो ब्रांचेस जब ज़मीन के पास बेंड हुई तो वो ब्रांचेस ज़मीन में से गुजर के नया पौधा बना रही हैं और उससे नई रूट्स निकल रही हैं। जब हम उस प्लांट को कट करेंगे, सेपरेट करेंगे और एक नया पौधा लगाना चाहेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लेयरिंग। यानी स्टेम कटिंग में हमने प्लांट की स्टेम काट के दूसरे पॉट में लगानी है तो नया पौधा उगेगा। लेयरिंग में जो रूट्स हैं किसी भी प्लांट की, जैसे श्रब्स यानी जो झाड़ियां हैं, वो आपको पता है बहुत फैली होती हैं। तो जो लेयरिंग का प्रोसेस है इसमें क्या होगा कि जो श्रब्स हैं यानी उसकी ब्रांचेस वो हम कट करेंगे, कट करने के बाद उसे ज़मीन में लगा देंगे तो उससे नए पौधे उग जाएंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लेयरिंग। लेयरिंग इज ऑल्सो डन आर्टिफिशली। ब्रीडिंग ऑफ लेमन, यानी ब्रीड का मतलब यही होता है कि आर्टिफिशली ग्रो करवाना। लेमन, जैस्मीन एंड लीची इज डन बाय लेयरिंग। अब यहाँ पे उन्होंने ये प्लांट्स बता दिए हैं हमें जिनको हम आर्टिफिशली ग्रो कर सकते हैं बाय लेयरिंग। यानी हम इनकी ब्रांचेस को कट ऑफ करके दोबारा सॉइल में लगाएंगे तो हम जो है उनसे नए पौधे उगा सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि स्टेम कटिंग में हम स्टेम को काटेंगे और उससे उगाएंगे। लेयरिंग में हम रूट्स और जो ब्रांचेस हैं उन्हें हम कट ऑफ करेंगे और सॉइल में दोबारा लगा देंगे, जिसके बाइस हमारे पास नए पौधे उग जाएंगे। और इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? लेमन, जैस्मीन and lychee is done by layering. Next page, page number 38. Student second है हमारा थर्ड बल्ब।
स्टूडेंट ये एग्जाम्पल उन्होंने ली है, यानी ये जो बल्ब वर्ड यूज़ किया है, जैसे बल्ब का स्ट्रक्चर होता है इस तरह हमारे कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर है वो यानी कि फूले हुए होते हैं, स्वलन होते हैं। जैसे अनियन है, गार्लिक है, तो हमें इसका स्ट्रक्चर बल्ब की तरह लगता है, हम इस वजह से इनको बल्ब कहते हैं, इस कैटेगरी में जो वेजिटेबल्स आते हैं। ऑब्जर्व एन अनियन एंड अ गार्लिक। गार्लिक लहसुन को कहते हैं, अनियन प्याज को कहते हैं। वेयर इज देयर स्टेम, इसकी स्टेम यानी इसका जो तना है वो कहाँ है। देयर शॉर्ट स्टेम इज लोकेटेड एट द बेस। द अदर पार्ट ऑफ द बल्ब कंसिस्ट ऑफ थिक फ्लैशी लीव्स। स्टूडेंट ये देखिए, मैं यहाँ पे अनियन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। जो इसकी बेस है ये, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी स्टेम मौजूद है और अंदर क्या मौजूद है इसके, फ्लैश। जो इनर पार्ट है ये वाला, इसे कहते हैं फ्लैश, और जो बेस पर इसके मौजूद हैं वो शॉर्ट स्टेम्स हैं, शॉर्ट स्टेम्स। और ये अनियन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है जिसका इनर पार्ट फ्लैशी है और जो बेस है यानी नीचे वाला हिस्सा वहां पे कुछ शॉर्ट स्टेम्स मौजूद हैं। When we at the start of suitable season, roots develop from the stem. जब सूटेबल सीज़न आता है यानी आप जानते हैं कि हर सीज़न में हर प्लांट में जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका एक स्पेशल सीज़न है, स्पेसिफिक सीज़न है जिसमें वो ग्रो करते हैं। जैसे आप देखिए कि गर्मियों के सीज़न में मैंगो को जो है वो उसकी प्रोडक्शन होती है, इसी तरह हर सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। बट ये देखिए आप कि जब सीज़न आता है सूटेबल, इसकी जो बेस पर ये शॉर्ट स्टेम्स नज़र आ रही हैं आपको, ये शॉर्ट स्टेम्स जो हैं वो फिर इससे रूट्स बनती हैं जो कि ज़मीन के अंदर जाती हैं और उसके बाद जो है इससे हम नए पौधे उगा सकते हैं, इसकी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जब हम इसकी बेस को कट करके मिट्टी में या सॉइल में लगाते हैं तो इससे नया पौधा उग जाता है। यानी स्टूडेंट्स ये जो आप शॉर्ट स्टेम्स देख रहे हैं, अगर हम इतने हिस्से को कट ऑफ करके सॉइल में लगाएंगे रखेंगे तो उससे क्या होगा, नए पौधे उग सकते हैं। तो बल्ब में हमने पढ़ा कि ये स्टेम और रूट से जो है उग सकता है। नेक्स्ट जो है वो है ट्यूबर। ट्यूबर्स, it is underground thick stem of plant. Its example is potato. स्टूडेंट्स इसकी जो एग्जाम्पल है, बल्ब में हमने कौन सी एग्जाम्पल्स पढ़ी, स्टेम कटिंग में हमने पढ़ा रोज, रूट्स और ब्रांचेस में हमने लेमन और बहुत सारी एग्जाम्पल पढ़ी। बल्ब में हमने पढ़ा अनियन एंड गार्लिक। आप चेक कर सकते हैं घर में भी, जो बल्ब की एग्जाम्पल है अनियन और गार्लिक के, इसकी बेस पर शॉर्ट स्टेम्स मौजूद होती हैं। अगर हम उन्हें कट ऑफ करके सॉइल में लगाएं तो उससे नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ट्यूबर्स में हम पढ़ रहे हैं पोटैटो, पोटैटो और स्वीट पोटैटो, ये एक ही कैटेगरी में आते हैं। Its example is potato. It has eyes on it which are actually buds. Buds कहते हैं कॉम्पल को, यानी एक छोटा सा बड निकल आता है। अक्सर आप देखिए अगर पोटैटो को कि उसके ऊपर छोटे छोटे हमें ब्लैक कलर के सुराख नज़र आ रहे होते हैं, वो एक्चुअली आइज़ हैं। जब हम पोटैटो को कट ऑफ करें और उसका जो आई वाला स्ट्रक्चर है यानी जहाँ पर सुराख हुआ है, उसे अगर हम सॉइल में लगाएं तो उससे नया पौधा उग सकता है, क्योंकि वो एक्चुअली जो सुराख है उसे हम बड कहते हैं जिससे नया पौधा उग सकता है। और ये बडिंग
बी एक जो है वो टर्म है, ये आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि बडिंग का प्रोसेस क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ट्यूबर में हमने पढ़ा पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने स्टेम कटिंग पढ़ा, जिसमें हम एक स्टेम के ज़रिए स्टेम को कट ऑफ करके दूसरे पॉट में लगाएं तो उससे न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। फिर हमने लेयरिंग पढ़ा, जिसमें लेमन, लीची, इनकी ब्रांचेस को अगर कट करके रूट्स और ब्रांचेस को हम सॉइल में लगाएं तो उससे न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। बल्ब में हमने एग्जाम्पल पढ़ी अनियन और गार्लिक की, जिसके यहाँ बेस पर शॉर्ट स्टेम्स मौजूद हैं। अगर हम इतना हिस्सा बेस वाला कट ऑफ करके सॉइल में लगाएं तो उससे भी न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ट्यूबर्स की बात करें तो ट्यूबर में आता है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, जिसमें हम इसमें जो पोटैटो है इसके ऊपर ब्लैक हमें सुराख नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पोटैटो है, हमें यहाँ पे इसके ऊपर डॉट्स नजर आ रहे होते हैं ब्लैक। अगर हम ये वाले डॉट वाला हिस्सा काट के सॉइल में लगाएं, जो एक्चुअली जिसे हम बड कहते हैं, यूं करके अगर इसे आप पानी में भी रखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद इन सुराखों में से एक लेयर सी निकलेगी जिसे हम बड कहते हैं। और अगर हम इसी वाले हिस्से को कट करके सॉइल में लगाएं तो उससे न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि हम एक प्लांट से बहुत सारे न्यू प्लांट्स की रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब जो हमने पढ़ना है वो सेकंड टाइप पढ़नी है रिप्रोडक्शन की, विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरह हो रही है प्लांट की। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं। जो कुछ इस किस्म की डायग्राम है। यहां से पोलन ट्यूब आ रही है, अभी मैं आपको पढ़ के भी बताती हूँ साथ। ये है ओवरी, जो कि मैंने आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर में बताया था कि जो फीमेल पार्ट हैं उनमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब ये जो पोलन ट्यूब है जो बन रही है, इसमें यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये पोलन ग्रेन है, जो कि एंथर यानी मेल पार्ट का
हिस्सा है जो कि एंथर में मौजूद होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। ये हिस्सा कहलाता है स्टिग्मा, ये अंदर वाला हिस्सा है स्टाइल, ओवरी, ये बीच में जो हमें नजर आ रहे हैं ये ओव्यूल्स, ये हैं फीमेल गैमीट्स। मैं अभी आपको बताती हूँ कि गैमीट्स किसे कहते हैं। और यहाँ पर एक ये है मेल गैमीट्स। स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का है। अब हम बुक से रीडिंग करते हैं और साथ साथ समझते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर लगता है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्लावर्स। स्टूडेंट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि ये प्लांट से नए पौधे बन जाते हैं, इनमें फ्लावर्स का कोई कंसर्न नहीं है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही फ्लावर्स के जरिए है, क्योंकि हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर में ही ये फीमेल पार्ट और मेल पार्ट को पढ़ा था। तो इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावर्स के जरिए होती है, फ्लावर्स में। तो हमने पढ़ा था कि फ्लावर में ही जो मेल पार्ट है, फिलामेंट, उसके ऊपर एंथर मौजूद है, और एंथर में क्या है? पोलन ग्रेन्स। तो अब हम ये फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और जो मैंने इस टाइम ये डायग्राम ड्रॉ की है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की डायग्राम है जो कि फ्लावर में मौजूद है। एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि जो फिलामेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये एक फिलामेंट है, इसमें यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स मौजूद हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर आ गए हैं, जो मैंने यहाँ शो किया है पोलन ग्रेन्स को। ये है फिलामेंट, ये है एंथर, और ये ऊपर जो आपको जरदाने नजर आ रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स। तो ये पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? इट जर्मिनेट्स एंड फॉर्म्स अ थिन ट्यूब इन द स्टाइल कॉल्ड पोलन ट्यूब। जब ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद जब ये स्टाइल में से गुजरते हैं तो ये एक ट्यूब डेवलप करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब। क्योंकि पोलन ग्रेन्स गुजर रहे हैं और उन्होंने कहाँ तक जाना है? फीमेल पार्ट तक, यानी ओवरी तक। तो वो क्या करेंगे? ये पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा तक पहुंचेंगे तो उन्हें जर्मिनेट करने के लिए, उगने के लिए, ग्रो करने के लिए वो स्टाइल में से जब गुजरेंगे तो एक ट्यूब बनाएंगे, जिसे क्या कहते हैं? पोलन ट्यूब। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्टाइल, पोलन ट्यूब रीचेस द ओवरी। अब ये पोलन ट्यूब कहाँ तक जा रही है? ओवरी तक। Then it enters the ovule. Male gametes are formed in the pollen tube and female gametes are formed in the ovules. Students, जब ये pollen grains ओवरी से गुजरेंगे, गुजरने के बाद ये pollen grains ओवरी तक जाएंगे। इसी दौरान इनके गैमेट्स बनेंगे, यानी कुछ सेक्स सेल्स बनेंगे, और ये ओवरी में जाएंगे, और जो फीमेल गैमेट्स हैं वो ओव्यूल्स को कहते हैं, यानी जो सेक्स सेल्स होते हैं मेल और फीमेल के, उन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। यानी मेल के सेक्स सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन के काम आएंगे, और फीमेल के सेक्स सेल्स, इन दोनों के सेक्स सेल्स को हम कहते हैं गैमेट्स। The male and female gametes fuse to form a zygote. स्टूडेंट, क्या होगा कि यहाँ पर साइंटिफिकली टर्म्स यूज की जाती हैं एग के लिए।
जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में ज्वाइन करेंगे, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये मेल का है, ये फीमेल का, जब ये ज्वाइन कर जाएंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और इसे हम कहते हैं जाइगोट, यानी एग भी कह सकते हैं। The zygote divides many times to form the embryo. Then the ovules become seed and ovary ripens to form the fruit. अब स्टूडेंट जो हमने यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी, इसमें बताया ये है कि फ्लावर की रिप्रोडक्शन से फ्रूट बनता है। हमेशा फ्रूट्स फ्लावर से ही प्रोड्यूस होते हैं, तो इस वजह से ये सारा जो रिप्रोडक्शन होगी उसके बाद फ्रूट बनेगा। जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, और वो एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाएगा तो वो फिर ओवरी में जो ओव्यूल्स हैं वो सीड बन जाएंगे और उससे हमारा फ्रूट बन जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा कि मेल और फीमेल सेल्स जब ज्वाइन करते हैं तो जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो में जो है वो ओव्यूल जो है उसमें सीड्स जो हैं वो राइपन हो, ओवरी राइपन हो जाती है यानी पक जाती है, और उसे हम क्या कहते हैं, फ्रूट। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस बताया। अब डिफरेंस डिस्कस करते हैं। Difference between sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction, asexual reproduction. Point 1. It involves two पेरेंट्स। स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तभी रिप्रोडक्शन हो सकती है, मेल और फीमेल दोनों सेल्स। इट इन्वॉल्व्स वन पेरेंट। अब वन पेरेंट से मुराद हमने भी पढ़ा कि हम किसी भी प्लांट की स्टेम, रूट या उनकी जो है ब्रांचेस, लीव्स को कट ऑफ करके दूसरे सॉइल में लगा दें तो उससे न्यू जो है वो प्लांट ग्रो कर जाते हैं और रिप्रोडक्शन हो जाती है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म न्यू प्लांट। मेल and female gametes fuse to form new plants. गैमेट्स किसे कहते हैं? मेल और फीमेल के सेक्स सेल्स को हम गैमेट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं होती मेल और फीमेल गैमेट्स की। देयर इज नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। Point 3. New plants do not completely resemble their parents. New plants do not completely resemble to their parents.
क्योंकि स्टूडेंट्स रिजेंबल इस वजह से नहीं करता क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल की और कुछ फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसकी वजह से ये अपने पेरेंट्स की तरह कंप्लीटली रिजेंबल नहीं करता है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में, आप में जैसे बच्चे हैं तो उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके फादर की तरफ से आती हैं, जैसे हेयर कलर, आई कलर, इस तरह हाइट, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको मदर की तरफ से मिलती हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें बिल्कुल पेरेंट्स की तरह रिजेंबलेंस नहीं होती, मुशाबहत नहीं होती, बट कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों की उस प्लांट में या उस फ्लावर में या उस फ्रूट में शो हो रही होती हैं। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन नहीं होती, कोई एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो बिल्कुल जो न्यू प्लांट बनेगा वो अपने पेरेंट की तरह ही रिजेंबल करेगा। न्यू प्लांट्स completely resemble to their parent। स्टूडेंट जो इसमें न्यू प्लांट बनता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह रिजेंबल करता है क्योंकि यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं हुई मेल और फीमेल की। आपने एक प्लांट की स्टेम काटी, दूसरे में इंसर्ट कर दी, जिसके बायस वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही ग्रो करेगा। इट इज अ स्लो प्रोसेस क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन होनी होती है। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पे स्टिक करेगा तभी वो अंदर जाएगा, स्टाइल में से पोलन ट्यूब बनाएगा, फिर पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट्स यानी कि मेल सेक्स सेल्स बनेंगे, वो फिर पहुँचेंगे ओवरी तक, ओव्यूल्स जो कि फीमेल सेक्स सेल्स हैं। वहाँ पे जाने के बाद दोनों सेल्स फ्यूज कर जाएंगे और जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट बनाने के बाद वो डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाएगा, और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स बन जाएंगे और वो राइपन होने के बाद फ्रूट की शक्ल इख्तियार करेंगे। तो ये एक स्लो प्रोसेस है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ क्विक प्रोसेस। ये एक क्विक प्रोसेस है क्योंकि इसमें कोई फ्यूजन नहीं होनी, किसी मेल और फीमेल के सेक्स सेल्स ने ज्वाइन नहीं करना, फ्यूज नहीं करना, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसके बायस जो है ये एक क्विक प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड asexual reproduction। तो sexual reproduction it involves two parents, asexual reproduction it involves one parent। Number 2, male and female gametes fuse to form new plants। जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं जब वो फ्यूज करते हैं तो न्यू प्लांट बनता है। There is no fusion of male and female gametes क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इस वजह से यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं होती। न्यू प्लांट डू नॉट कंप्लीटली रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल पार्ट और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीमेल की तरफ से आती हैं, इसलिए ये कंप्लीटली रिजेंबल नहीं करता। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस और ये बहुत स्लो प्रोसेस है क्योंकि जब पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के साथ अटैच होगा तभी ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। बट न्यू प्लांट्स कंप्लीटली रिजेंबल टू देयर पेरेंट। जो न्यू प्लांट है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होगा। इट इज़ अ क्विक प्रोसेस, ये एक क्विक प्रोसेस है क्योंकि इसमें कोई पोलन ग्रेन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसमें जस्ट जो प्लांट है उसके पार्ट्स को अगर हम कट ऑफ करके सॉइल में लगाएं तो उसी से हम इसकी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड। Structure of seed, page number 39. स्टूडेंट, मैं यहाँ सीड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले ये सीड, अब मैं इसे लेबल कर रही हूँ। ये है कॉटिलिडन्स, यानी सीड के 2 पार्ट्स जिन्हें हम कॉटिलिडन्स कहते हैं, जिनमें फूड स्टोर होती है। ये है सीड कोट। ये जो सेंटर में आपको होल नजर आ रहा है, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। ये कहलाता है रेडिकल और ये प्लूम्यूल। तो स्टूडेंट, ये एक सीड का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है जिसमें ये जो हिस्से हैं कहलाते हैं कॉटिलिडन्स। जो ये हिस्सा है इसका वो कहलाता है सीड कोट। ये है रेडिकल, प्लूम्यूल। सेंटर में जो होल है उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड और इनका फंक्शन क्या है। द आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। ये जो आउटर कवरिंग है इसे हम क्या कहते हैं? सीड कोट। इट प्रोटेक्ट्स द टाइनी एम्ब्रियो which is present inside seed। अब इसमें जो एक छोटा सा एम्ब्रियो है, जो कि अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि जाइगोट के बाद जो है वो एम्ब्रियो, जाइगोट डिवाइड होता है और एम्ब्रियो में, और उसके बाद जो एक सीड का स्ट्रक्चर है अब हम वो पढ़ रहे हैं, जो ओव्यूल सीड बन जाते हैं। अब सीड में जो एम्ब्रियो है ये सीड कोट उसे प्रोटेक्ट करने के लिए है। There is a pore on seed coat. It is called micropyle। ये जो पोर आपको नजर आ रहा है, सुराख सा, इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ कॉटिलिडन्स। जो एम्ब्रियो है वो किसके ऊपर मुश्तमिल है? कॉटिलिडन्स पर। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ कॉटिलिडन्स, यानी ये जो सीड है इसके 2 पार्ट्स हैं जिन्हें हम कॉटिलिडन्स कहते हैं, जो कि फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। द एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो इज बिटवीन द 2 cotyledons. The end of axis towards the pointed end of seed is called radicle। जहाँ पर ये कॉटिलिडन सीड कोट एंड हो रहा है, 2 पॉइंट हैं, इसे हम रेडिकल कहते हैं, जहाँ से फर्स्ट रूट निकलती है। सीड जब खुलता है, बर्स्ट होता है, जो कि हम आगे नेक्स्ट इसके प्रोसेस में पढ़ेंगे टॉपिक में कि सीड जर्मिनेट कैसे करता है, तो उसमें आपको रेडिकल और प्लूम्यूल का फंक्शन पता चलेगा कि वो किस तरह रेडिकल और प्लूम्यूल का क्या काम है। When seed germinates, it radical forms roots। जब सीड मुकम्मल तौर पे जर्मिनेट कर जाता है तो इसका जो रेडिकल है वो रूट बनाता है पहली, और जो प्लूम्यूल है वो फर्स्ट शूट बनाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूट्स अंडरग्राउंड होती हैं
और शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड, यानी जिसमें स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स हैं, और रेडिकल रूट्स जो कि अंडरग्राउंड होती हैं सॉइल में। स्टूडेंट यहाँ पर उन्होंने एक एक्टिविटी दी है 3.3, स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड। बीन्स आप ले सकते हैं, कोई भी फलियां वगैरह, लोबिया ले सकते हैं। रिमूव द सीड कोट, आपने उसका सीड कोट रिमूव करना है। ओपन द सीड लॉन्गिट्यूडनली, यानी जो बिल्कुल इस तरह रख के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, यानी यूं आपने सीड को ब्रेक करना है। ये सीड है, इस सेक्शन में आपने इसे अलग करना है। हाउ मैनी कॉटिलिडन्स डिड यू सी, जब आपने इसे ब्रेक किया तो आपको कितनी कॉटिलिडन्स नजर आ रही हैं? 2, 1 and 2। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां दिया गया है, कैन यू टेल द नेम्स ऑफ दीज सीड्स। अब एक साइड पे जो सीड्स दिए गए हैं उन्हें हम कहते हैं उर्दू में काजू और इंग्लिश में कैशू नट्स। दूसरी साइड पे अखरोट है जिसे वॉलनट कहते हैं। तीसरी साइड पे पीनट्स दिए गए हैं और फोर्थ पे आलमंड्स या आलमंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 4 टाइप्स ऑफ सीड्स यहाँ बताए हैं कि जिन्हें जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ब्रेक करें तो हमारे पास 2 कॉटिलिडन्स आते हैं। इसी तरह आलमंड्स की बात करें तो जब आप उसको भी बीच में से काटेंगे तो उसके 2 हिस्से आपको नजर आएंगे। तो कॉटिलिडन्स बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड कर देता है सीड को, 2 पार्ट्स में, और इनमें फूड को स्टोर करता है। इसी तरह पीनट में भी, और वॉलनट और कैशू नट्स, इनमें भी आपको बिल्कुल इसी तरह सेक्शन नजर आएगा और इसके 2 पार्ट्स नजर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसी का टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी सीड किस तरह उगता है, जर्मिनेट करता है। The germination of seed is a process in which a seedling comes out of the embryo of seed. जो सीडलिंग होता है वो एम्ब्रियो में से बाहर आता है, और सीड जर्मिनेशन के दौरान जो सीड है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है माइक्रोपाइल के ज़रिए। ये जो होल है ये वाटर को एब्जॉर्ब कराने में मदद देता है। जो अगर हमने ये सीड सॉइल में लगाया है तो इसमें जो वाटर है वो माइक्रोपाइल के ज़रिए सीड तक पहुंचेगा ड्यूरिंग जर्मिनेशन। एज अ रिजल्ट सीड स्वेल्स एंड द सीड कोट बर्स्ट। स्टूडेंट फिर क्या होगा कि जब वाटर इसमें स्टोर हो जाएगा तो स्टोर होने की वजह से सीड थोड़ा स्वेल कर जाएगा, सूज जाएगा, और स्वेल करने की वजह से क्या होगा कि जो इसका सीड कोट है बाहर वो बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। द कॉटिलिडन्स ऑफ सीड प्रोवाइड फूड टू रेडिकल एंड प्लोम्यूल। अब कॉटिलिडन्स स्टोर करती है फूड को और ये फूड को प्रोवाइड करती है। जब सीड कोट बर्स्ट कर जाएगा तो ये कॉटिलिडन, रेडिकल और प्लोम्यूल इन्हें जो है वो फूड प्रोवाइड करेंगी। द रेडिकल ग्रोज टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड गिव राइज टू रूट्स। अब जो ये रेडिकल है ये ग्राउंड की तरफ मूव करेगा, ये सीड है, ये रेडिकल अब ग्राउंड की तरफ मूव करेगा जिनमें से रूट्स बनेंगी, और जो प्लोम्यूल है ये अबव द ग्राउंड मूव करेगा जिसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें ब्रांचेस भी हैं, लीव्स भी हैं। तो फर्स्ट जो रेडिकल है उससे क्या बनेगी, रूट्स, और जो प्लोम्यूल है उससे क्या बनेगी, शूट सिस्टम।
यानी शूट्स, और जो प्लोम्यूल है वो अपवर्ड को मूव कर जाएगा और उससे टाइनी शूट निकलेगी। फिर ये कॉटिलिडन्स फर्स्ट लीफलेट्स में यानी छोटे छोटे लीव्स में डिवाइड होंगे। फिर ये लीफलेट्स फूड को प्रोवाइड करेंगे ताकि जो रूट्स और शूट हैं वो अच्छे से ग्रो करें और उनसे नए प्लांट्स, नए लीव्स जो हैं वो बन सकें। स्टूडेंट, इसकी डायग्राम पेज नंबर 40 पर एक्टिविटी में दी गई है, जिसमें आप देखिए फर्स्ट स्टेप में सीड कॉर्ड के अंदर सीड मौजूद है, दूसरे स्टेप में एम्ब्रियो नजर आ रहा है, तीसरे स्टेप में जब सीड कॉर्ड बर्स्ट हो गया तो उसमें से एम्ब्रियो बाहर निकला और एम्ब्रियो के बाहर निकलने से क्या हुआ कि जो रेडिकल है वो ग्राउंड की तरफ मूव कर गया और उसमें से रेडिकल ग्राउंड में मूव किया और उससे रूट्स निकली। और ऊपर जो शूट सिस्टम है उसमें क्या होगा, उसमें एक छोटा सा लीफ मौजूद है जो कि जिसे हम प्लोम्यूल कहते हैं। शूट सिस्टम को यानी जो फर्स्ट शूट निकलेगी उसे हम प्लोम्यूल कहते हैं, वो अबव द ग्राउंड मौजूद है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब प्लांट बिल्कुल ग्रो कर जाएगा तो हमें बिल्कुल इस बुक में ये जो पिक्चर आप देख सकते हैं नज़र आ रही है, यहाँ पर ये पूरा प्लांट ग्रो कर गया है। अब यहाँ पे जो उन्होंने एक्टिविटी दी है 3.4, इसमें आप खुद सीड लगाकर उसे ग्रो करवा के देख सकते हैं कि किस तरह उसमें से फर्स्ट शूट निकल रही है, फर्स्ट रूट निकल रही है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब वो पूरा ग्रो कर जाता है तो उसकी साइड ब्रांचेस, लीव्स निकल आते हैं। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और ख़ुद भी ये एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड lecture number 2. So we will meet in the next lecture. Allah Hafiz.